सोचिए एक ऐसी इकोनॉमी जो एकदम खामोशी से काम करती है, लेकिन इसका रेवेन्यू ना हॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस से भी कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, और एप्पल या मेटा जैसी कंपनियों से भी ज्यादा रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है इसका। राइट। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का टॉपिक यही $100 बिलियन से भी बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे जो सोर्सेज है ना, वो इसके अर्थशास्त्र, भारत में इसके विरोधाभास और हमारे दिमाग पर इसके मनोवैज्ञानिक असर को डिकोड करते हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। शुरुआत अगर देखें तो 1953 में प्लेबॉय मैगजीन से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 70 के दशक में डीप थ्रोट जैसी मूवीज थिएटर में आई। लेकिन असली जो बदलाव था वो शायद इंटरनेट के साथ आया है ना? बिल्कुल। 2004 में जब ट्यूब साइट्स आई तो सब बदल गया। मतलब कोई भी फ्री में वीडियो अपलोड और स्ट्रीम कर सकता था। और आज सोचे इसका वैल्यूएशन 57 से $182 बिलियन के बीच है। बाप रे, इतना ज्यादा! ये तो मतलब ऐसा हो गया जैसे आपकी नुक्कड़ की कोई छोटी सी दुकान रातों रात एक ग्लोबल ई-कॉमर्स साइट बन जाए। डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से बदल गया। हाँ, हर किसी की जेब में एक प्राइवेट थिएटर आ गया। पर इसमें एक अजीब बात है। अगर 2004 से इंटरनेट पर सब कुछ फ्री है, तो ये इतने करोड़ों की कमाई आ कहां से रही है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है ट्रैफिक का मोनेटाइजेशन। मतलब सोर्सेज के हिसाब से 70% रेवेन्यू सिर्फ एडवर्टाइजिंग से आता है। अच्छा, सिर्फ एड्स से? हाँ, सोचिए, एक बड़ी साइट पर साल भर में करीब 42 बिलियन विजिट्स होते हैं। आइलियो जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो वर्टिकल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करती हैं। मतलब वो फ्री साइट्स का ट्रैफिक अपनी प्रीमियम पेड साइट्स पर डाइवर्ट कर देती हैं? एकदम सही पकड़ा आपने। वो इसी अथाह ट्रैफिक से अपना रेवेन्यू बनाती हैं। लेकिन अब तो ओनली फैंस ने ये पूरा स्टूडियो मॉडल ही पलट दिया ना। मतलब क्रिएटर्स को सीधा 80% रेवेन्यू मिलने लगा है। हाँ, और इसी वजह से मियां खलीफा जैसी एक्ट्रेस, उन्होंने अपनी वीडियो से सिर्फ $12,000 कमाए थे। बाकी सारी कमाई ब्रांड्स और ओनली फैन से हुई। वाओ, सिर्फ 12,000! तो मतलब बिजनेस मॉडल अब पूरी तरह से डायरेक्ट टू कंज्यूमर हो गया है। पर चलिए इसे भारत के नजरिए से देखते हैं। ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है, भारत में इसका डेटा तो एकदम चकरा देने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि भारत में ये तकनीकी और कानूनी दोनों तरह से बैन है। फिर भी कंजम्पशन में भारत दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पर है। और मैंने पढ़ा कि अकेले दिल्ली का इसमें 40% योगदान है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। 2015 और 2018 के बैन के बाद पता है वीपीएन डाउनलोड्स में 400% का उछाल आ गया था। 400%! मतलब बैन ने असम में कुछ रोका नहीं, बस जॉब्स और रेवेन्यू देश से बाहर भेज दिए। जैसे नेक्स्ट इंडियन का उदाहरण था ना, वो कानूनी जोखिम के डर से यूरोप शिफ्ट हो गए। हाँ, और अब वहीं से अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल चला रहे हैं। पर यहाँ ना मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर पूरे इंटरनेट ट्रैफिक का 70% हिस्सा इसी इंडस्ट्री से आ रहा था और टेलीकॉम कंपनियों को शुरुआत में इसी से कमाई हो रही थी, तो सरकार इसे पूरी तरह बैन कैसे कर सकती है? वही दो। मतलब क्या ये पूरे इंटरनेट को ही रोकने जैसा नहीं है? तकनीकी रूप से ये सच में एक चूहे बिल्ली का खेल है जो कभी खत्म नहीं होता। पर बैन के बाद भी जो ये मांग इतनी अटूट है ना, इसका असली कारण न्यूरोसाइंस में। न्यूरोसाइंस? मतलब हमारे दिमाग का कोई खेल है? हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हमारे दिमाग को पूरी तरह हैक कर लिया है। वो जो एंडलेस स्क्रॉलिंग है, हर क्लिक पर कुछ नया। अरे हाँ, वो डोपामाइन का असर। बिल्कुल, अराउजल के साथ मिलकर ये डोपामीन का एक जबरदस्त विस्फोट करता है। सोर्स में ना इसके लिए सुपर नॉर्मल स्टिमुलस शब्द का इस्तेमाल हुआ था। मतलब इंसानी दिमाग जितने रिवॉर्ड के लिए बना था, ये स्क्रीन उसे कई ज्यादा अननेचुरल और बड़ा रिवॉर्ड दे रही है। एकदम सही। तो 2014 की एक कैम्ब्रिज स्टडी भी यही बताती है कि जो लोग लगातार ये वीडियोस देखते हैं और जो ड्रग्स लेते हैं, दोनों के ब्रेन एक्टिविटी पैटर्न काफी हद तक एक जैसे होते हैं। बाप रे, ड्रग्स के बराबर? मतलब इसके काफी नेगेटिव असर भी होंगे, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज या डिप्रेशन। हाँ, नुकसान तो हैं। हालांकि क्वींसलैंड की एक स्टडी ये भी कहती है कि कुछ लोग इसे स्ट्रेस कम करने के टूल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों पहलू हैं इसके। पर इस पूरे अर्थशास्त्र और दिमाग के खेल को समझने का मतलब क्या है? सुनने वालों के लिए इसका क्या फायदा है? फायदा यह है कि जब हम समझते हैं कि स्क्रीन के पीछे की इकोनॉमी हमारे अटेंशन को कैसे कंट्रोल कर रही है, तो हम अपने डिजिटल कंजम्पशन को लेकर ज्यादा जागरूक हो सकते हैं। हाँ, हम आंख बंद करके बस स्क्रॉल नहीं करते। पर इन सब के बीच ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सवाल आ रहा है। क्या सवाल? सोचिए, तकनीक कितनी तेजी से बदल रही है।
अगर भविष्य में एआई और वर्चुअल रियलिटी मतलब वीआर पूरी तरह से हावी हो जाएं, तो क्या असली इंसानी एक्टर्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? ये तो सोचने वाली बात है। और अगर सच में ऐसा हुआ, जहां सब कुछ सिंथेटिक है, तो इस पूरी तरह से नकली दुनिया का हमारे इंसानी मनोविज्ञान पर क्या असर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।